गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू स्टूडेंट्स। देखो अभी तक तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत ही मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अब पेपर जो है वो सामने आ रहे हैं और जितना भी हम हार्डवर्क करेंगे वो हमारे काम आएगा। तो जितना 2 मंथ्स में भी स्टूडेंट बहुत कुछ कर जाते हैं, तो आपके मार्क्स काफी इंप्रूव हो जाते हैं जब आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो हमारा जो डिस्कशन चल रहा था लास्ट टाइम, हमने आपको अपने लेक्चर्स में बताया स्टूडेंट की जो हमने क्या क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई स्टूडेंट। एक हमने बताया जी जी क्या होती है, कंडक्टेंस, इसके बारे में बताया। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल भी आने वाले हैं। और हमने आपको बताया जी नॉट सेल कांस्टेंट स्टूडेंट, ये एक कांस्टेंट होता है सेल का स्टूडेंट। न्यूमेरिकल्स के लिए ये सब काम आने वाली बातें हैं स्टूडेंट। और इनके यूनिट भी देखना चाहते हो तो देख लो, ये साइमन में लिखा था तुमने। और ये क्या लिखोगे, अगर मैंने सेंटीमीटर लिया तो सेंटीमीटर इनवर्स में लिखा था। यूनिट भी पूछे जाते हैं 1 नंबर में स्टूडेंट। उसके बाद कप्पा आया, कप्पा कंडक्टिविटी आई। तो कंडक्टिविटी का भी तुमने फार्मूला बना दिया था एक, क्या बताया था, जी इंटू जी नॉट। तो जी कंडक्टेंस से आपने सेल कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया तो कंडक्टिविटी आ गई थी। तो इसके यूनिट्स क्या हैं, जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का वक्त है, इसके यूनिट बताओ कंडक्टिविटी के। ये पूछे गए पेपर में 1 नंबर में, क्या यूनिट बने, इसके क्या होते हैं साइमन, और इसके सेल कांस्टेंट की क्या निकाल तो दिया तुमने। वेरी गुड। अब इसके बाद में आया मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी को क्यों बनाया हमने, क्या जरूरत पड़ी थी, क्या आपने कहा जी मोलर कंडक्टिविटी। देखो जब आपने ये देखा कि डिफरेंट कंडक्टिविटी, जब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की लोग सब करेंगे कैलकुलेट और उनकी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो फिर उन्होंने कहा कि जब कंडक्टिविटी जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसे कंडक्टिविटी कहा गया। और अगर जो मोलर कंसंट्रेशन चेंज होगी तो कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी, इसलिए कंडक्टेंस को हमने कहा कि एक एक मोल सोल्यूशन के लिए निकालिए। तो फिर हमने मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट। तो इसके लिए आपने कहा कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होगी वो मोलर कंडक्टिविटी होगी। तो उसके लिए आपने कहा कि हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के दूर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना कि उसमें 1 मोल का वॉल्यूम आ जाए, 1 मोल का वॉल्यूम आ जाए। तो आपको ये सारी बातें समझ में आई कि ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम के अंदर, इनके यूनिट्स भी पूछे जाते हैं। तो आपने कहा जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कापा इंटू वी। वी क्या था, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 मोल के लिए जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है उसे मोलर कंडक्टिविटी कहा गया। तो ये इसके यूनिट्स क्या बने थे, अगर आपने कहा ये साइमन और सेंटीमीटर इनवर्स में था कप्पा, तो वॉल्यूम आपने कहा था सर ये तो सेंटीमीटर क्यूब में है और नीचे मोल है। मोलर कंसंट्रेशन जब मैंने यूज की थी इसे हमने ऐसे भी लिखा था कप्पा बाई सी, जो सी मोलर कंसंट्रेशन थी। तो आपने इसको जब इसके यूनिट निकाले तो क्या बने स्टूडेंट, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखो यूनिट एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए कह रहा हूं इनको याद करना है। याद नहीं करना मतलब लर्न करना है, लर्न करना है ताकि हमें समझ में आए कि यूनिट कैसे लिखे जाते हैं। तो यूनिट्स में कोई डाउट तो है नहीं तुम्हें, बोलो। ये ये भी 1 नंबर में पूछे जा चुके हैं, यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी और यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अब जो बड़ा क्वेश्चन पेपर में आया कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो उसको कैसे वेरी करती है कंसंट्रेशन के साथ, इसके बारे में मैंने तुम्हें जो लास्ट टाइम बताया कि मैंने कहा केस 1 जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हमने सॉल्व किया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपने क्या दिखाया कि कंडक्टिविटी जो है, मोलर कंडक्टिविटी जो है स्टूडेंट, ये देख रहे हैं कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा स्टूडेंट, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है स्टूडेंट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन है। अब ये हमने आपको बताया कि मोलर कंडक्टिविटी विल स्टूडेंट इंक्रीज ऑन डिल्यूशन। बोलो सही है गलत है, जल्दी बताओ। हाँ जी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, डिल्यूशन का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन।
डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो जब कंसंट्रेशन को हमने डिक्रीज कर दिया तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो आपने कहा कि सर इसका कारण क्या था? मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंटली जब इन्होंने देखा, ये एक्सपेरिमेंटली देखा कि दो फैक्टर हैं इसके अंदर, मोलर कंडक्टिविटी के दो फैक्टर हैं स्टूडेंट। एक तो कप्पा है, कप्पा तो मोलर कंडक्टिविटी है, और ये हमने लिखा हुआ है वॉल्यूम वी। वॉल्यूम, वॉल्यूम किस चीज का? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट्स। तो आपने कहा कि इसका जो सिंपल फार्मूला हमने आपके सामने रखा स्टूडेंट, वो था कापा, और यहाँ रखा हमने भाई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन अगर कम हो गई तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई, कंसंट्रेशन कम हो गई तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो हमने यूनिट्स भी आपको इसीलिए निकाल के दिखाए कि अगर मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है तो क्या यूनिट है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में भी आपको बताया था ने लास्ट टाइम, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। अब जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए स्टूडेंट्स हमने कहा कि ये कप्पा, तो आपको पता है कि इस कंसंट्रेशन बढ़ती है तो कप्पा भी इंक्रीज करता है। बोलो करता है, यस और नो? एक फैक्टर, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। सेकंड, आपने ये कहा कि जो कप्पा बढ़ा और सी बढ़ा, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ी तो कप्पा बढ़ गया, कप्पा बढ़ गया। और अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई स्टूडेंट तो कप्पा डिक्रीज हो गया, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो लेकिन जो नेक्स्ट फैक्टर आपके सामने है वॉल्यूम, क्या हुआ कि कंसंट्रेशन डिल्यूशन हो गई, या कंसंट्रेशन अगर हमारी इंक्रीज हो गई, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो देखा गया कि ये वाला जो फैक्टर है इसने इसको सुपरसीड कर दिया, ओवरकम कर दिया इस सेकंड फैक्टर ने। तो हमें जो रिजल्ट मिला एक्सपेरिमेंटली वो ये हुआ कि लैम्डा एम इंक्रीज ऑन डिल्यूशन। तो पानी डालने से इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। कितनी इंक्रीज होती है? तो एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने वैल्यूज निकाली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। पहले मैं कह रहा हूं स्ट्रॉन्ग, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑलमोस्ट कह रहा हूं, मतलब 100% नहीं तो चलो ऑलमोस्ट कह देता हूं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो इनके अंदर तो आयंस पहले ही बिखर गए, जैसे ही आपने पानी में KCl डाला, NaCl डाला, MgCl डाला, CaCO डाला, CaCl2 डाला, ये सब कह रहे हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो टूट गए, बिल्कुल बिखर गए, इनके आयंस अलग अलग हो गए। तो इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप कह रहे हैं ऑलमोस्ट 1 है, तो ये 100% आयोनाइज हो गए हैं, ठीक है। तो इनके बारे में अब आपने कहा कि जब आपने पानी डाला, आपने पानी डाला इनके अंदर तो डिल्यूट कर दिया, कंसंट्रेशन को कम कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो आयंस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, आयंस के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कौन सी? अपोजिटली चार्ज आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और आयंस मूव करना चाहते हैं। देखो नेगेटिव आयन जा रहा है तो उसको पॉजिटिव आयन ने पकड़ा हुआ है, पॉजिटिव आयन उसको सराउंड कर रहा है, उसके साथ अट्रैक्टिव फोर्स बना रहा है। और इसी तरह सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं जो उनको सराउंड करके बैठे हुए हैं। तो जब आपने पानी ज्यादा डाल दिया स्टूडेंट, तो ये इंटर आयनिक अट्रैक्टिव फोर्सेस जो थी अपोजिटली चार्ज आयंस में, वो निग्लिजिबल हो गई। इसके कारण आयंस अब अपने आप जो है आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट आ गए हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्स थी। और वो क्या हुआ कि फिर मोलर कंडक्टिविटी, उनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ गई स्टूडेंट ऑन डिल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई ऑन डिल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितनी इंक्रीज हुई? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही रहे, नंबर ऑफ आयंस थोड़ी बढ़े, क्योंकि वो पहले ही कंप्लीटली आयोनाइज था। लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस में थी वो निग्लिजिबल हो गई, वो कम हो गई, बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो के करीब हो गई। तो वो आयंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट माइग्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे के अट्रैक्टिव फोर्स से दूर जा चुके हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वॉल्यूम उसका बढ़ गया है सोल्यूशन का। तो इसमें क्या हुआ कि देयर विल बी स्लाइट, तो थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है जो मोलर कंडक्टिविटी ऑन डिल्यूशन। हमने क्या देखा? तो मोलर कंडक्टिविटी जो है स्टूडेंट वो इंक्रीज हुई। कितनी इंक्रीज हुई? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ बनाए गए। जैसे कि मैं अब ये कह रहा हूँ, देखो यहाँ पर स्टूडेंट ये है मेरी मोलर कंडक्टिविटी, और उन्होंने देखा कि जो स्ट्रेट लाइन आ रही थी वो स्क्वायर रूट C में आ रही थी, C में नहीं आ रही थी।
ये कंसंट्रेशन सी और लैम्डा एम का स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आया था स्टूडेंट, किसका आया था? मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ सी। तो अगर हमने देखा केसीएल के लिए ऐसा प्लॉट मिला, ये ऐसे पॉइंट मिले स्टूडेंट, तो ये शो कर रहा है कि देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑन डिल्यूशन। ऑन डिल्यूशन का मतलब ऑन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पर ये वैल्यू इंक्रीज होगी। बोलो हुई? जैसे ये इधर बढ़ रही है कंसंट्रेशन, देख रहे हैं, और इधर कम हो रही है, ये जीरो अप्रोच कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है स्टूडेंट जब कंसंट्रेशन कम हो रही है। हो रही है? बोलो यस और नो। अगर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर मैं इसको आगे एक्सट्रापोलेट कर दूं स्टूडेंट, तो मेरे को एक पॉइंट मिल रहा है यहां पर। इस पॉइंट को मैंने क्या बोला था? लैम्डा 0m स्टूडेंट। 0m क्या लगाया मैंने? इसे बोला मैंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये पूछेगा एग्जाम में, व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो मुझे क्या एक वैल्यू मिली? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिली स्टूडेंट। कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस 0 स्टूडेंट्स, एट दैट टाइम वो जो वैल्यू होगी वो हाईएस्ट वैल्यू होगी, उससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि अब कोई भी इंटर अट्रैक्टिव फोर्सेस आयंस के पास नहीं है अपोजिटली चार्ज आयंस में। तो अब आयंस जो है इंडिपेंडेंट माइग्रेट कर रहे हैं, तो इसे हमने बोला लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्टूडेंट लैम्डा 0m की वैल्यू हम ग्राफ से निकाल सकते हैं। कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राफ, यस और नो? जल्दी बताओ। यस सर। ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राफ। तो ये किस चीज, ये जो लाइन है ये कैसी लाइन होती है स्टूडेंट? आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस देखी हैं। ये जो ग्राफ हमारे को मिला स्टूडेंट, ये ग्राफ किस चीज का मिला? जैसे ये केसीएल का मैंने दिखाया यहाँ पर, ये केसीएल के पॉइंट्स थे। तो ये जो वैल्यू हमें मिली है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं लाइक LaCl है, NaCl है, KCl है स्टूडेंट, ऐसे जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनकी जो लाइन मिली है वो इस तरह से मिली है, ये वाली। तो ये मेरा कंसंट्रेशन कम हो रहा है, 0.2 है, 0.4 है। ये मोलर कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। देखो कि स्लाइट इंक्रीज हो रही है, फिर से स्लाइट इंक्रीज स्टूडेंट, बहुत बड़ी इंक्रीज नहीं हुई ऑन डिल्यूशन, जिसका कि हमने आपको बताया रीजन कि आपके जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस थे पोटेशियम और क्लोराइड, ये अट्रैक्ट कर रहे थे सॉल्यूशन के अंदर, इनके अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो गई, तो जिसके कारण ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो अगर स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इसको मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसकी एक इक्वेशन बना सकते हैं जो मैंने बताया, लैम्डा m is equal to lambda 0m minus AC1/2। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है स्टूडेंट। इस लाइन का जो, इस लाइन जो मेरी बनी है, ये स्ट्रेट लाइन है जिसे बोलते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो c हमारा इंटरसेप्ट है स्टूडेंट, और उस वहां से हमें क्या मिला वैल्यू? c किस चीज की वैल्यू देता है? दिस इज इक्वल टू लैम्डा 0m। तो c से मुझे मिलती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। और इसका स्लोप जो है स्टूडेंट, अगर मैंने इसका स्लोप डिटरमिन कर दिया, तो ये मेरा स्लोप है यहाँ पर m, तो ये -a के बराबर है। तो स्लोप की वैल्यू से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि a क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर a क्या है? तो जो a की वैल्यू होती है स्टूडेंट, a की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये क्वेश्चन आया पेपर में। तो a जो एक्चुअली, ये मैंने यही कहा था कि जो जो आयन होते हैं, इनका जो एनवायरनमेंट है, इनको जो अट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इन्हें हाइड्रेट करके रखा हुआ है, ये सारा फैक्टर a उसको कंसीडर करता है, a में है।
तो ए जो होता है स्टूडेंट, ये भी हमने देखा, जो ए है इट डिपेंड्स ऑन द टाइप एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, मैं कह रहा हूं एट ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट कर दिया फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट, फॉर ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को भी मैंने फिक्स कर दिया स्टूडेंट, इन दोनों चीजों को मैंने आप फिक्स कर दिया, टेम्परेचर चेंज नहीं करना, सॉल्वेंट भी चेंज नहीं करना, तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये किस पे डिपेंड करता है, it depends on the type of electrolyte स्टूडेंट, क्या मतलब हुआ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। द चार्जेस ऑन द कैटायन एंड आयन, ये कह रहा है चार्जेस ऑन द कैटायन एंड एनायन on dissociation of electrolyte, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसको नोट किया जाए, मैं क्या कह रहा हूँ, स्टार लगाइए मैंने, कि चार्जेस ऑफ द कैटायन और एनायन, जैसे कि आपने NaCl लिया, KCl लिया, ये किस में टूटे, Na प्लस और Cl माइनस में, K प्लस और Cl माइनस, देखो इनके ऊपर वन चार्ज है कैटायन का, वन एनायन का, इन्हें बोलते हैं 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, तो ये मेरा 1:1 इलेक्ट्रोलाइट का मतलब चार्ज ऑफ द कैटायन 1, चार्ज ऑफ द एनायन भी 1 है। अगर मैंने स्टूडेंट ऐसा कोई ले लिया MgCl2 और CaCl2, तो ये कैसे टूटे हैं, इनमें बना 2 और ये 2-1, ये क्या बना है कैल्शियम 2 और ये 2Cl माइनस, ये मैग्नीशियम है, इसको मैग्नीशियम कर देता हूं, चलो ये Mg है मेरा पहले केस में, लो पेन स्टार्ट हो, ये लो ये है मेरा Mg2+, ठीक है, ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें कैटायन का चार्ज 2 है और एनायन का 1 है, इसे बोलते हैं 2:1 इलेक्ट्रोलाइट। तो आयन के चार्जेस बदलने से उनके अंदर जो एनवायरनमेंट है, उनके अराउंड जो एनवायरनमेंट है, उनके अंदर जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस है अपोजिटली चार्ज आयंस की, और जो सॉल्वेशन है वो भी चेंज हो जाती है, तो इसलिए फिर ये ए फैक्टर उसको कंसीडर करता है, इन दोनों का ए डिफरेंट होगा, इसका ए सेम होगा, इसका सेम होगा, क्योंकि इसके अंदर जो नेचर ऑफ चार्ज है वो सेम ही है, 1:1 वाले हैं, लेकिन इनका जो 2:1 का इलेक्ट्रोलाइट है, इसका जो चार्ज का देख रहे हैं 2:1 की रेशो में है, तो इसके ए की वैल्यू डिफरेंट होगी, इनके ए की वैल्यू जो है स्टूडेंट सेम होगी, इसकी ए की वैल्यू इससे डिफरेंट होगी, इससे डिफरेंट होगी। और इसी तरह अगर मैं कोई ऐसा ले लूं, कोई और ले लूं, जैसे कि MgSO4 लिख दूं स्टूडेंट, तो ये 2+ है और ये 2- है, तो ये 2:2 इलेक्ट्रोलाइट है, तो इनकी वैल्यू अलग अलग आएगी, इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच आई एम सेइंग, whether it is 1:1, 2:1 or 2:2, so that is the charge of the cation and charge of the anion, and all electrolytes of the particular type will have the same value of A, तो इन सब इनकी वैल्यू सेम होगी A की, इनकी सेम होगी A की, ये जो दो लिखे हैं, और इन दोनों की आपस में डिफरेंट होगी, इसकी और इसकी डिफरेंट होगी, ये डिफरेंट वैल्यू होंगी। तो आपको समझ में आया ए की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, नोट कर लिया। तो ये डिबाय ऑन सागर इक्वेशन थी हमने जो बताई, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होती है, इसे साइंटिस्ट जिसने किया था डिबाय ऑन सागर इक्वेशन कहते हैं स्टूडेंट्स, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सॉल्व किया था, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये इक्वेशन है, और ए की वैल्यू के बारे में पूछा गया था पेपर में। बोलो यहां तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब जो मोलर कंडक्टिविटी देखो, यहां पर दो इलेक्ट्रोलाइट HCl की बहुत हाई होती है, द मोलर जो H आयंस होते हैं स्टूडेंट और OH आयंस होते हैं स्टूडेंट, इनके बारे में ये है कि ये जब आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं वाटर के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं और H3O बन जाता है, आपको पता है। इसी तरह ही OH- भी वाटर के साथ में एसोसिएटेड होता है स्टूडेंट, तो ये वाटर के साथ होते हैं OH-, तो ये क्या करते हैं आयंस, ये हाइड्रेटेड आयंस हैं, ये हाइड्रेटेड आयंस हैं स्टूडेंट्स,
तो ये खुद तो चलते नहीं, लेकिन ये क्या करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड शिफ्ट होता रहता है, तो ये इनकी वैल्यू बहुत हाई होती है, इनकी जो कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत हाई है। इनकी वैल्यू H प्लस और OH माइनस की आप देखेंगे कंडक्टिविटी वैल्यूज आर हाई, इनकी वैल्यूज हाई होती हैं स्टूडेंट, बिकॉज व्हाट वी से दैट दीज आयंस हॉप अराउंड, ये हॉप कर जाते हैं, ये जंप कर जाते हैं स्टूडेंट, मतलब खुद नहीं चलते, इनको खुद चलने की जरूरत नहीं है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड शिफ्ट होता रहता है तो ये हॉप हो जाते हैं, इनकी वैल्यूज हाई होती है, ये H प्लस और OH माइनस की। और अगर मैं दो की कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन आया कि देखो ये स्लोप किसका ज्यादा है, यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि मोलर कंडक्टिविटी आपको पूछी जाए स्टूडेंट, एक KCl है और मोलर कंडक्टिविटी NaCl है, तो इसके अंदर किसकी ज्यादा होगी मोलर कंडक्टिविटी, विच विल हैव हायर मोलर कंडक्टिविटी, किसकी ज्यादा होगी। देखो हमने आपको बताया कि ये हाइड्रेट हो जाते हैं पानी में जाके, क्या होते हैं, हाइड्रेट हो जाते हैं, तो जिसका हाइड्रेटेड साइज बड़ा हो जाता है उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी और उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Na प्लस का साइज इसका साइज पोटेशियम से छोटा है, Na प्लस गैसियस में, लेकिन Na प्लस जो होता है स्टूडेंट हाइड्रेटेड जब ये वाटर से सराउंड हो जाता है तो इसका साइज क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रेटेड से बड़ा हो जाता है, मतलब इसके अराउंड ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं सोडियम के पोटेशियम की जगह। तो जब ये साइज बड़ा हो गया, हाइड्रेटेड पोटेशियम आयन का साइज इंक्रीज हो गया इससे, तो क्या होगा कि इसकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, इसकी जो मोबिलिटी होती है स्टूडेंट वो कम हो जाती है, तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा m स्टूडेंट वो लेस हो जाती है एज कंपेयर टू पोटेशियम हाइड्रेट, इसीलिए इसका स्लोप जो है वो नीचे आया, इसका स्लोप ज्यादा है, देख रहे हैं इसका स्लोप कम हो गया, तो जो स्लोप है आप देख रहे हैं NaCl का वो KCl से कम हो गया इन सोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन कहीं एक जगह पूछा गया था इसलिए मैंने इसका बता दिया। तो आपने देखा कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई स्टूडेंट्स ऑन डिल्यूशन, और ये एक इक्वेशन आपकी एनसीईआरटी की बुक की है जिसको मैंने लिखा लैम्डा, इसको उसने ई लिखा है लैम्डा 0m को ई लिखा है, लेकिन ये है क्या, ये वही है लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा 0m माइनस AC1/2, तो ये डिबायोन सागर इक्वेशन जो अभी हमने की, और ये एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन है, हमने किसके लिए किया स्टूडेंट्स, ये किया हमने KCl सॉल्यूशन के लिए। तो ये आपकी मोलर कंसंट्रेशन है, ये लैम्डा m है, लेकिन मोलर कंसंट्रेशन का स्ट्रेट लाइन नहीं आता, इसलिए हमने स्क्वायर रूट ऑफ C निकाला है, C1/2 निकाला है इसका, उसका ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का, और ये जो हमें कट कर गई ये इसकी लैम्डा 0m है स्टूडेंट, तो इसकी लैम्डा 0m की वैल्यू 150 आ रही है, देखो ये वाली जो वैल्यू है मेरी जहां मैंने काटा लगाया स्टूडेंट ये 150 है, ये है लैम्डा 0m, और इसका स्लोप अगर हम निकालेंगे स्टूडेंट, स्लोप इसका नेगेटिव में, ये स्लोप कैसे निकालते हैं आपको पता ही है कि कैसे निकालते हैं स्लोप, तो ये इसको और इससे डिवाइड कर देंगे, ये tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका जो स्लोप आया स्टूडेंट वो आया 87.46, तो वो हमारी a की वैल्यू है, क्या वैल्यू है a की, तो इसके यूनिट अगर पूछे जाए तो क्या होगा, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्लोप इसका आया 87.46, और ये देख रहे हो क्या लिखा हुआ है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, और नीचे क्या है मोल लीटर इनवर्स 1/2, तो ये इसके यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स, इसके ए के यूनिट्स, अगर ये क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ ए, तो ए के यूनिट्स कैसे निकालते हैं, इक्वेशन क्या है मेरे पास, आपने कहा ये इक्वेशन है लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा 0m माइनस a रूट ऑफ c, इसका मतलब ये और इसका मतलब a रूट c जो है इसके यूनिट्स भी इक्वल होने चाहिए, किसके इक्वल होने चाहिए, लैम्डा m के, तभी तो मैं दो चीजों को ऐड तभी करता हूं जब उनके यूनिट सेम होते हैं, बोलो सही है गलत है,
अरे 1 किलोग्राम में 2 किलोग्राम ऐड कर सकता हूँ, 1 किलोग्राम में 1 सेंटीमीटर थोड़ी ऐड कर सकता हूँ। तो यूनिट तो सेम होने चाहिए, इसके यूनिट और उसके यूनिट सेम होने चाहिए। इसके यूनिट तुमने क्या बताए, साइमन, सेंटीमीटर, मोलर और क्या थे, मोल इनवर्स। किसके, लैम्डा एम के यूनिट, बोलो सही है। तो फिर ए के यूनिट क्या हो गए, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, स्क्वायर रूट ऑफ सी से डिवाइड कर दूं। स्क्वायर रूट सी क्या है, मेरी मोलर कंसंट्रेशन, सी के यूनिट क्या है, मोलर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। तो ये किसकी है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस मोल लीटर इनवर्स है, और इसका है 1/2, 1/2। तो इनको यूनिट्स को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका क्या आएगा, लीटर, लीटर यहाँ पर क्या है, लीटर को हम क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये क्या बन गया, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और ये मोल की पावर 1/2 है, और ये क्या आई है, सेंटीमीटर की पावर -3/2। ये ऊपर 2 लगा हुआ था। अब इनको काट पीट करके हम इनकी पूरी यूनिट निकाल सकते हैं। आपको समझ में आई कि क्या बना फिर, साइमन, ये मोल हाफ ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर 2 है, और ये ऊपर जाके क्या बनेगा, +3/2 माइनस वाला, और ये मोल ऊपर जाके क्या बनेगा, -1 और -1/2। तो ये वैल्यू कितनी आएगी फिर, देखो कितना यूनिट बन रहा है। इसका यूनिट एक बार पूछ लिया था, कितना बना, 2 2 + 4, 4 का मतलब क्या हो गया, 4 + 3 7/2, और ये मोल क्या बना फिर, -3 -2 -3/2। देखो क्या यूनिट बन रहे हैं, देख रहे हो। देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये सॉल्व किया गया। बात समझ में आई, कैसे निकालते हैं यूनिट। इसको थोड़ा ठीक कर दूं, कोई डाउट न रह जाए। बात समझ में आ गई हाँ जी सर। कि यूनिट निकालने के लिए मैं फार्मूले में ही रखता हूं सारी वैल्यूज। ये साथ आया था, तो फार्मूले के अंदर वैल्यू रख दूंगा, यूनिट आ जाएंगी। ये देखो यहाँ पे ये यूनिट लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन पेपर में यूनिट पूछे जा सकते हैं, 4 चॉइसेस देगा, तो आप में से कौन सी सही है। तो याद नहीं करना मेरे स्टूडेंट्स को, याद नहीं करना स्टूडेंट्स, तुमने तो याद नहीं करना, तो फिर क्या करना है, तुम बोलोगे। तो मैंने बोला भाई तुम इनको याद नहीं करना, इनको समझ लेना, इनको समझ लेना, रट्टेबाजी नहीं करनी, रट्टेबाजी नहीं करनी। मैंने कभी भी नहीं कहा कि तुम इनको रट्टेबाजी करो। अभी न्यूमेरिकल करते हैं, उससे पहले इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमने की थी। अब जरा एक और बात बता दूं इससे पहले कि फिर आगे चलें। अभी तक हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताया था स्टूडेंट्स आपको। मैंने क्या बताया अभी तक, ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है पेपर में, अभी तक आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन आई, और जब आपने डिल्यूशन की थी तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हुई, इंक्रीज हुई स्लाइट। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि जिनकी आयनाइजेशन की बहुत डिग्री कम होती है, जैसे एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ये सारे कौन से एसिड मैंने बताए हैं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। दे हैव लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दे हैव लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इनकी अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, जैसे 0.02 हो गई या इससे भी कम हो गई, मतलब ये लेस देन 5% आयोनाइज्ड होते हैं, 5% से भी कम टूटते हैं। आपने 100 मॉलिक्यूल डाले तो 5 में नहीं टूटे, 2 टूटे सिर्फ, तो 2% हो गई इनकी आयोनाइजेशन, 0.02 अल्फा की वैल्यू। तो इनका जो आयोनाइजेशन होता है बहुत कम होता है स्टूडेंट, बहुत कम होता है। तो अब इनके ऊपर जब डिल्यूशन करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा स्टूडेंट, तो इसके अंदर हमने आपको बताया कि ऑन डिल्यूशन, ऑन डिल्यूशन जैसे जैसे एसिटिक एसिड में पानी डालते जाओगे तो आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाती है, मतलब
जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी आयोनाइजेशन इंक्रीज होती है, यू नो, ऑन डिल्यूशन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट्स इंक्रीजेस। बोलो यस और नो, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो आप इसमें पानी डालते गए, डिल्यूट करते गए, कंसंट्रेशन कम करते गए, डिक्रीज करते गए, क्या डिक्रीज करते गए? कंसंट्रेशन को, मतलब डिल्यूशन करते गए, तो इसकी अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होती रही, तो ज्यादा से ज्यादा आयंस बनते गए, तो उसके उसका रिजल्ट क्या होगा? फिर क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी? जल्दी से बताओ। सो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट? तो एक मोल इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयंस थे उनका नंबर बढ़ेगा, तो देयरफॉर व्हाट वी सी स्टूडेंट, लैम्डा एम में क्या होता है स्टूडेंट? वी इंक्रीजेस स्टीपली, इंक्रीजेस स्टीपली कह रहा हूं, बहुत एब्रप्ट चेंज होती है, स्टीपली इंक्रीज, स्टीपली एब्रप्ट इंक्रीज होती है, एब्रप्ट लार्ज इंक्रीज होती है, ठीक है, इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। Why? Because their ionization increases, स्टूडेंट। तो जब इनफाइनाइट डिल्यूशन हो जाएगी, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन जब हो जाती है स्टूडेंट, उसका मतलब क्या होता है? बहुत पानी डाल दिया मैंने, तो इनफाइनाइट डिल्यूशन हम ये कहते हैं कि व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, तो अल्फा की वैल्यू 1 अप्रोच कर जाती है, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 अप्रोच कर जाती है, मतलब ये 100% आयनाइज हो जाता है। अब इससे ज्यादा आयंस और नहीं बनने वाले, जितने थे सारे टूट गए जब इतना पानी मैंने डाल दिया। तो वो जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, वो जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? लैम्डा 0m, दैट विल बी माय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या वैल्यू आएगी? उसे क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बताया था मैंने व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यस और नो, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन पूछा उसने, व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो क्या आंसर लिखा था आपने? कि व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, या इनफाइनाइट डिल्यूशन कहते हैं उसे, तो उस समय जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा उसी समय होती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अब अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्कुल खत्म हो गई, और आयंस अगर वीक थे तो सारे के सारे टूट चुके हैं, अब और आयंस नहीं बनने वाले, तो वो वैल्यू को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो हमने मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैसे निकाली थी? ग्राफ से। लेकिन इसका ग्राफ कैसा आया? इसका ग्राफ कैसा आया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का? इसका ग्राफ अभी हमने बनाया था, पीछे देखो, आपको दोबारा से दिखा रहा हूं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ का आपको दिखा दूं स्टूडेंट, कैसे आया था। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का था, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी ग्राफ हमने दिखाया था यहां पर। आप ये देख रहे हो, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बोलो दिख रहा है? क्या लिखा हुआ मैंने? एसिटिक एसिड लिखा है। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है, तो ये वाटर के साथ अगर मैं करूंगा तो ये क्या होता है? पार्शियली आयोनाइज्ड होता है। बोलो पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, यस और नो? इसकी Yes. अल्फा की वैल्यू 0.012 या 0.02 इस तरह से बहुत छोटी होती है, ये 5% से भी कम आयोनाइज होते हैं पानी के अंदर स्टूडेंट, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इनका ग्राफ तुम्हें दिख रहा है कितने कैसे चेंज आई है? जब मैंने पानी डाला तो क्या देख रहे हो? एब्रप्ट चेंज हुई है एब्रप्ट चेंज, यस और नो, जल्दी बताओ। Yes, sir. बहुत लार्ज इंक्रीज हुई है इसमें, आप देख रहे हो ये यहां पर कितनी इंक्रीज हुई है। तो अगर आप जीरो कंसेंट्रेशन के पास जा रहे हो तो ये लाइन तो अब सीधी चल रही है, ये तो मिली नहीं, ये मिली है कहीं इससे? नहीं मिली। तो आप देखो कि ग्राफ से मैं इसकी लैम्डा 0m की वैल्यू नहीं निकाल सकता, इसकी लैम्डा 0m स्टूडेंट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय ग्राफ। बताओ निकाल सकते हो ग्राफ से? No, sir. ये कट ही नहीं कर रही, जब ये कट ही नहीं कर रही तो वो वैल्यू क्या होगी? जब मैं मेजरमेंट करूंगा तो वो बस अब वैल्यू अनसर्टेन है, अब वो मेजरमेंट वैल्यू हो ही नहीं सकती, वो मैं मेजर कर ही नहीं सकता स्टूडेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा आयनाइजेशन हो गई कंप्लीट कि अब ये वैल्यू हमें ग्राफ से नहीं मिल सकती। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई कि फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? ग्राफ से तो निकलती नहीं, ग्राफ से तो निकलती नहीं। यही यही तो एक क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट
कि आपने कहा सर कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि एस्टिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, जो इनकम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, उनका तो ग्राफ सर, उनका ग्राफ तो ऐसा आ रहा है, ये स्क्वायर रूट सी था मेरा, ऐसा आ रहा है, देख रहे हो? तो ये वैल्यू तो अब मिल ही नहीं रही, तो ये वैल्यू तो टच ही नहीं कर रही इस लाइन से। तो फिर मैं कह रहा हूं कि अब आपको पता लगा कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स स्टूडेंट्स experimentally lambda 0 m cannot be determined. तो एक्सपेरिमेंटली तो ये वैल्यू मैं निकाल ही नहीं सकता, इसका ग्राफ मुझे है ही नहीं, ठीक है? तो एट लो कंसंट्रेशन जो आपने देखा, कैन ये लैम्डा 0 m तो मेजर ही नहीं कर सकते हम, कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो फिर इसके लिए हम कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन आ गया, हाउ टू कैलकुलेट लैम्डा 0 m फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 2 बना। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये बना कि ये ग्राफ ऐसा क्यों आया, तो इसमें इतनी बड़ी इंक्रीज क्यों हुई? तो आपने बता दिया कि क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट थे, इनकी आयोनाइजेशन की डिग्री बहुत कम होती है, और जब पानी हमने डाला तो इनकी डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज कर जाती है, और इनफाइनाइट डिल्यूशन पे ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, इसलिए देयर इज अब्रप्ट इंक्रीज हुई है इनकी मोलर कंडक्टिविटी में ऑन डिल्यूशन। बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई तुम्हें स्टूडेंट्स? हाँ जी सर। तो इसके लिए क्या हुआ स्टूडेंट, इसके लिए फिर एक नया लॉ बना स्टूडेंट, जिसको तुम जानते हो और वो क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। उसका क्या नाम है स्टूडेंट? कॉलरेश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। देखो, कॉलरेश एक साइंटिस्ट था, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था स्टूडेंट। कॉलरेश एक साइंटिस्ट था, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो उसने एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ ऐसी एविडेंसेस उसके पास आई, जिसे उसने अपना एक लॉ बनाया, जिस लॉ को यूज करके स्टूडेंट मैं लैम्डा 0 m किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की निकाल सकता हूं, स्ट्रॉन्ग की भी और वीक की भी। अब ये क्या है कॉलरेश लॉ, और ये कैसे बना, इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। तो मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन Coleridge law of independent of migration of ion states that limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of individual contributions of anions and cations of an electrolyte। आपको बात समझ में आई कि मैं पहले स्टेटमेंट बताता हूं, उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं, और उसके बाद उसका फार्मूला बताता हूं, और उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस बताता हूं। इससे क्या होता है कि हमें समझ आ जाती है कि अगर एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन ये पूछा, एक्सप्लेन द कॉलरेज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, तो डेफिनेशन तुम लिख सकते हो। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, इसको समझना है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, ठीक है, ये टूटता है ए प्लस में और बी माइनस में, ठीक है। तो जब क्या होता है कि इनफाइनाइट डिल्यूशन हो जाती है। इनफाइनाइट डिल्यूशन का मतलब जब बहुत ज्यादा डिल्यूट कर देता हूं, पानी डाल देता हूं, तब ये आयंस आपस में इनकी अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस जो होती हैं वो निग्लिजिबल हो जाती हैं, और ये इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, मतलब अब एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं है। तो उस समय ये कह रहा है कि जो मोलर कंडक्टिविटी ए बी की है, मैं उसको लिख सकता हूं
जीरो लगा दी, मतलब जीरो मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विल बी सम ऑफ द ए प्लस एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी माइनस। तो इंडिविजुअल आयंस की मोलर कंडक्टिविटी जो होती है स्टूडेंट, उनको मैं ऐड करके इसकी टोटल वैल्यू निकाल सकता हूं, जिसे बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये मतलब है इसका कि अब आयंस इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं। पहले क्या थे, ये ए प्लस को अट्रैक्ट कर रहे थे कि हमसे वाले बी माइनस, तो ये इनके एनवायरमेंट में था, दिख रहा है, तो ये फिर निकल नहीं पा रहा था। और बी माइनस को क्या अट्रैक्ट कर रहे थे, ये बी माइनस था, तो इसके अराउंड कौन से थे, ए प्लस, तो इसको मुश्किल हो रही थी। और सॉल्वेंट के भी होते हैं हाइड्रेशन, ये सारी चीजों के कारण ये जो आयंस की मूवमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो उसको रेजिस्ट करते हैं मूवमेंट को। अब यहाँ पर तो ये रेजिस्टेंस हमने खत्म कर दी, उनका रास्ता साफ कर दिया जब हमने पानी ज्यादा डाल दिया, इनफाइनाइट डिल्यूशन कर दी। तो इस स्टेज पे वो उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, ये आंसर सही निकला। बिना एक्सपेरिमेंट के मैं नहीं लिख सकता एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब ये था स्टूडेंट, अगर मेरे पास NaCl है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई NaCl है मेरे पास, तो आपने कहा सर ये तो ऐसे टूट गया, पानी के अंदर टूट गया, ये सॉलिड था, एक्वस पानी में, तो इसमें मैं अगर वाटर डाल दिया, तो अब क्या हुआ, आपने कहा कि एट इनफाइनाइट डिल्यूशन हम ये कह सकते हैं NaCl जो है इसकी इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी। बोलो, मैं लिख सकता हूं? हाँ जी। तो अगर ये तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव देता है, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास CaCl2 है, तो ये कैसे टूटता है, ये 2 प्लस और 2Cl माइनस में टूटता है, बोलो ऐसे टूटता है। तो इसके अंदर फिर क्या होगा, अगर इसकी निकालूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, इसमें कितने कैटायन है, एक ही है। अब एनायन कितने, दो हैं, इसके अंदर कितने एनायन है, दो हैं, प्लस लैम्डा 0 Cl माइनस, या मैं इसको ऐसे लिख दूं लैम्डा 0 Ca2 प्लस प्लस 2 ऑफ लैम्डा 0 Cl माइनस। बोलो सही लिखा मैंने, गलत लिखा, जल्दी बताओ, सही लिखा। क्योंकि इसके दो बने थे। तो जनरल में ये कह सकता हूं, जनरल में ये कह सकता हूं स्टूडेंट, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है स्टूडेंट, अगर वो टूटता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है स्टूडेंट, AX और VY कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, अगर वो V प्लस कैटायंस देता है और स्टूडेंट्स V माइनस एनायंस बनाता है, तो फिर मैं इसकी मोलर कंडक्टिविटी कह सकता हूं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कैटायंस इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस नंबर ऑफ एनायंस इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यही जो लॉ है, इसी को ही मैं बोल रहा हूं कोलरिश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ। इसका फायदा क्या है, इसका ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की अगर मुझे वैल्यू पता है स्टूडेंट, टेबल एक मुझे मिलेगी एक्सपेरिमेंटली, तो मैं उनको ऐड कर करके वैल्यू निकाल सकता हूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी निकाल सकता हूं, स्ट्रॉन्ग की भी, सभी की निकाल सकता हूं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट से नहीं मिल रही थी, तो अब कोलरिश लॉ को अप्लाई करके हम उनकी वैल्यूज भी निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। जैसे एसिटिक एसिड है उसकी वैल्यू भी हम इसी मेथड से निकाल लेंगे, क्योंकि अब हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज को कैटायंस की और एनायंस की, कैटायंस की और एनायंस की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, मेन इसकी एप्लीकेशन जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की है। पहले मुझे बताओ कि इसकी डेफिनेशन तुम्हें समझ में आ गई, बोलो यस और नो। ये यस। पेपर में आएगा इसलिए पूछ रहा हूं, ये समझ में आ गया? हाँ जी। देखो जनरल, अगर सम ऑफ द पॉजिटिव आयन प्लस सम ऑफ द नेगेटिव आयन, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जीरो से रिप्रेजेंट की जाती है, जब जीरो डाल देता हूं तो वो लिमिटिंग होती है। ईच आयनिक species makes a contribution to conductivity that depends only on the nature of that particular ion and is independent of the other ions। मतलब दूसरे आयंस का पीछा छूट गया जब इनफाइनाइट डिल्यूशन हो गई, तो वो इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट माइग्रेट कर रहे हैं, इसका ए प्लस का बी माइनस से नाता टूट गया इनफाइनाइट डिल्यूशन पर, तो वो इंडिपेंडेंट माइग्रेट करता है। इसीलिए ही हम इनकी इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटीज को डिटरमिन कर लेते हैं
इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, और उन्हें ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा बताया तुमने। तो एक्सपेरिमेंट कौन से किए थे? अब वो पूछता है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर कोलरेश लॉ। देखो कोलरेश अपना ला दे रहा है, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट तो किए ही होंगे स्टूडेंट, बिना एक्सपेरिमेंट के तो हम मानते ही नहीं किसी भी चीज को। तो उसने क्या किया, जैसे उसने लैम्डा केसीएल का निकाला, लैम्डा 0 केसीएल का निकाला, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 149, ठीक है 149 है। इसके यूनिट तुम्हें बताइए क्या यूनिट होते हैं, बताओ यूनिट क्या होते हैं मोलर कंडक्टिविटी के? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखो ये यूनिट पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए दिमाग लगाना। इसकी वैल्यू उसने निकाली, और लिथियम क्लोराइड की भी वैल्यू निकाली। किसकी निकाली? लैम्डा 0 LIC, एक्सपेरिमेंट करके इसकी वैल्यू कितनी आई 115। अब वो कह रहा है कि ये यूनिट तो वही मैंने अभी जरूरत नहीं है लिखने की, इसको मैं लिख सकता हूं लैम्डा 0 K प्लस लैम्डा 0 CL माइनस कोलरेश लॉ से, ठीक है। इसकी वैल्यू सम, इसमें दो ही आयन है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं लैम्डा 0 LI प्लस और लैम्डा 0 CL माइनस। अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूं तो बताओ, माइनस कर दूं, अगर इन दोनों को माइनस कर दूं स्टूडेंट, लैम्डा 0 KCL माइनस लैम्डा 0 LICL कर दूं, तो कटेगा कौन सा? ये और ये कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? लैम्डा 0 K प्लस माइनस लैम्डा 0 LI प्लस। बोलो सही है या गलत है? तो इन दोनों का वैल्यू कितना आया 34.9 एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। अब उसने क्या किया, ये Cl को चेंज कर दिया KNO3 में। क्या किया उसने? Cl की बजाय उसने स्टूडेंट ले लिया लैम्डा 0 KNO3। इसकी वैल्यू कितनी आई 145, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं लैम्डा 0 K प्लस लैम्डा 0 NO3 माइनस, और फिर उसने लिथियम नाइट्राइट की वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू कितनी आई है 140, ठीक है। वन लिथियम नाइट्राइट की वैल्यू फिर उसने निकाली स्टूडेंट। अब इसमें ये वैल्यू कुछ गलत लिखी हमने, इस दोनों का डिफरेंस कितना आना है 145 9 4 4, अरे 1, ये 110.1 होना चाहिए, वैल्यू गलत है, ठीक है 110 होना चाहिए, ठीक है। तब ये अच्छा, अब ये वैल्यू चेंज कर लो, गलती है इसमें। तो अब उसने लैम्डा 0 KNO3 की निकाली और लैम्डा 0 NO3 की निकाली वैल्यू, तो 145 है, और ये कितनी है, इसको ठीक कर लेते हैं 110.1 आई, ठीक है। अब ये इसको अगर मैं तोड़ दूं तो ये क्या बनेगा, लैम्डा 0 LI प्लस लैम्डा 0 NO3 माइनस। इन दोनों को माइनस करूं तो क्या कटेगा, ये और ये कटेंगे, माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, लैम्डा 0 K प्लस माइनस लैम्डा 0 LI प्लस। ये दोनों सेम है, यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। तो इसकी वैल्यू भी सेम ही आई, कितनी आई 34.9। एक्सपेरिमेंटली उसने देखा कि दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो इस बेसिस पर उसने अपना लाभ बताया कि जब इनफाइनाइट डिल्यूशन हो जाती है स्टूडेंट, जब इनफाइनाइट डिल्यूशन हो जाती है तो आयंस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं, और उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज को हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह उसने ये वाले एक्सपेरिमेंट किए, यहां पर देख रहे हो HCl और HNO3, यहां पर H कटेगा, दोनों में क्या कटेगा H, इन दोनों का डिफरेंस भी 4.9 आया, और इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे लिथियम लिथियम कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा इन दोनों को अगर तुम काटोगे तो क्या बनेगा लैम्डा 0 ये
Cl माइनस और लैम्डा 0 NO3 माइनस बन जाएगा पहले केस में। और इसमें ये H और H कट गए, ये वाले ये कट गए, बोलो कट गए, और इसमें लिथियम और लिथियम कट जाएंगे, तो क्या बचेगा लैम्डा 0 Cl माइनस और लैम्डा 0 NO3। इनकी वैल्यू भी सेम है, देख रहे हो, सेम है एक्सपेरिमेंटली। इसी तरह उसने KCl और NaCl की वैल्यू निकाली, इन दोनों को माइनस किया और इनकी वैल्यू, और KBr और NaBr को माइनस किया, वो दोनों वैल्यू सेम आई। तो उसने देखा कि ये अगर मैंने देखो इनमें क्या सेम है, एनायन सेम है, एनायन सेम है, यहां पर पहली इक्वेशन में दिख रही है। Cl Br इसमें से कट जाएंगे, इसमें से I और I कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, इसमें क्या बचा लैम्डा 0, ये कौन सा बना, के प्लस माइनस लैम्डा 0 Na प्लस बचेगा। तो इनकी वैल्यू 23.4 आई सभी केसेस में। और एंड सिमिलरली उसने ये देखा कि अगर स्टूडेंट्स मैंने NaBr और NaCl लिया, मतलब कैटायन सेम कर दिया, एनायन सेम है, इसमें कैटायन सेम है, तो कैटायन कट जाएगा, इसमें कैटायन कटेंगे, Na कट जाएंगे, और ये K और K सेम है, ये कटेंगे, तो बचेगा क्या फिर, ये Br माइनस Cl बचेगा, लैम्डा 0 Br माइनस माइनस लैम्डा 0 Cl माइनस बचेगा। तो इनकी वैल्यूज भी सेम आई 1.8, और इनकी वैल्यूज कितनी आई थी 23.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेस पर स्टूडेंट कोलरिच ने अपना लॉ बनाया था। बात समझ में आई कि ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, किसकी है ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इसी के बेस पे कोलरिच ने अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस दिया। मतलब जो आयंस होते हैं इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस को हम ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जब बन जाती है, जब इनफाइनाइट डिल्यूशन हो जाती है, तो दूसरे फैक्टर्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो आयंस इंडिपेंडेंट माइग्रेट करते हैं, दे आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर आयन। बोलो समझ में आई, यहां तक समझ में आ गया। डेफिनेशन हुआ, डेरिवेशन हुआ, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हो गई। अभी तक मैंने क्या किया, डेफिनेशन बताई तुम्हें, मैंने कहा सबसे पहले मैंने बताई डेफिनेशन स्टूडेंट, किसकी बताई, कोलरिच लॉ की। फिर हमने क्या किया स्टूडेंट, उसका फार्मूला बनाया, मैथमेटिकल फार्मूला तुमने बना लिया। ये एग्जाम में जरूरी है, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आने हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन आएगा इस साल भी पेपर इसमें। फिर हमने इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखा, बोलो देखा। अब क्या बचा, एप्लीकेशन। और आपने मुझे बताया था सर कि एप्लीकेशन पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो चार ही तो चीजें करनी है हर जगह। तो एप्लीकेशन इसकी क्या बनी कि अगर मेरे को एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, तुमने कहा सर एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक्वस लेता हूं मैं, चलो, तो ये क्या टूटा, इस तरह टूटा, तो ये इक्विलिब्रियम दिख रहा है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू ऐसे भी निकाल सकता हूं मैं, इसे एसीटेट आयन कहा जाता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3COOH स्टूडेंट्स, इसको HAC भी लिखा जाता है। AC क्या होता है, CH3CO माइनस, ठीक है। तो ये किसमें टूटा, H प्लस में, और दूसरा कौन सा इसमें आयन है, AC माइनस। AC माइनस क्या है, ये वाला दिख गया। तो इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं अगर मेरे को इन दोनों की वैल्यू पता हो, तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा 0 फॉर HAC एसिटिक एसिड इज इक्वल टू लैम्डा 0 H प्लस प्लस लैम्डा 0 AC माइनस। तो इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली अगर हमें पता लग जाए तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हर वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी हम इससे निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। अब और इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक और फार्मूला बनाते हैं, देखो ये नोट करो, नोट वाली बात होगी। नोट 1 एप्लीकेशन बता रहा हूं जिस पे क्वेश्चन आने वाले हैं। नोट नंबर 2, 2 नंबर की टेक अवे होते हैं, इन्हें मैं बोलता हूं की
टेक अवे। अब लेक्चर खत्म हो रहा है तो उसके की टेक अवे क्या है जिसके ऊपर क्वेश्चन आने हैं स्टूडेंट पेपर में। बोलो, जाग रहे हो सो रहे हो, जल्दी बताओ, बोलो यस और नो। जी सर। एनर्जी है? अब एनर्जी की जरूरत है एनर्जी। क्योंकि ये फार्मूले हम न्यूमेरिकल में यूज करने जा रहे हैं स्टूडेंट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये एस्टिक एसिड है, फार्मिक एसिड है, ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, तुमने कहा वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं स्टूडेंट कि इसकी कोई कंसंट्रेशन थी, जैसे आपने कहा ये लो, ये है एक, इसका ऐसे बन गया, तुमने कहा CH3CO प्लस H3O, तो इसका कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, आपको आपने पहले पढ़ा है 11th क्लास में स्टूडेंट। इस तरह से आपने पढ़ा होगा, तो आपको ये पता है कि ये पहले C कंसंट्रेशन थी और ये जीरो था, ये जीरो था, और इक्विलिब्रियम जो हो गई तो ये टूट गया, अल्फा इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन C अल्फा बना और ये C अल्फा बना। तो Ka का फार्मूला क्या बनाते थे तुम, इसकी वैल्यू C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C1 माइनस अल्फा, तो C से C काटते थे, क्या बनता था C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। बोलो ये पढ़ा तुमने, यस और नो? ये वाला फार्मूला पढ़ा है 11th में इक्विलिब्रियम में स्टूडेंट, तुमने पढ़ा था। डिसोसिएशन कांस्टेंट एट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, या वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब इक्विलिब्रियम हो जाती है तो अल्फा क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या होती है, डिग्री। तो एट कंसंट्रेशन सी इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, लैम्डा एम, ठीक है। और जो लैम्डा एम है स्टूडेंट, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर। और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, कितनी है इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सी पर स्टूडेंट, अल्फा। अल्फा क्या है मेरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बोलो यहां तक बात समझ में आई? मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, क्या लिखे हैं, कंसंट्रेशन सी, मैं कह रहा हूं स्टूडेंट कंसंट्रेशन सी है, और मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, ठीक है। तो जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है स्टूडेंट, मोलर कंडक्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, कंसंट्रेशन ये अल्फा के इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टिविटी जो है हमारी लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू अल्फा है। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अगर इनफाइनाइट डिल्यूशन हो जाती है, ठीक है, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, अप्रोचेस जीरो, तो ये वैल्यू लैम्डा 0 एम हो जाती है, ये इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लैम्डा 0 एम, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है फिर 1। बोलो सही है गलत है? तो लैम्डा 0 एम जो है स्टूडेंट, दैट अप्रोचेस व्हाट 1 व्हेन द कंसंट्रेशन बिकम 0। तो इसका मतलब स्टूडेंट मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम बाई लैम्डा 0 एम, क्योंकि लैम्डा 0 एम पे अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती है। इसको अगर मैं अल्फा 1 मानूं, इसको अल्फा 2 मानूं, तो मैं ये एक फार्मूला बन गया, ये एक फार्मूला बन गया मेरा। तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम बाई लैम्डा 0 एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक और नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 2 था मेरा, ये मेरा 1 था, नोट नंबर 1, ये नोट नंबर 2, एक फार्मूला मैंने और बना दिया जो पेपर में काम आएगा, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम बाई लैम्डा 0 एम। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट ए गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो इसी फार्मूले का तीसरा नोट 3, नोट नंबर 3 स्टूडेंट की टेकअवे जिसपे क्वेश्चन बनने वाले, के की वैल्यू मैंने ऐसे निकाली सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास ये है, इसमें अल्फा की वैल्यू रखो, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, तो के ए का फार्मूला बन गया स्टूडेंट। अगर मेरे पास लैम्डा एम और लैम्डा 0 एम की वैल्यू है तो मैं के ए की वैल्यू भी निकाल सकता हूं,
by using this formula. ये सब applications हैं. Therefore students, we can find the value of Ka also by finding the alpha. If I find the alpha degree of distribution, put the value, I will get Ka. Or if I have the value of lambda m and lambda 0 m students, then I can find the value of Ka. Or if I have the value of lambda m and lambda 0, or if I have the value of Ka, I can put the values here student. और मेरे को lambda m पता है तो मैं lambda 0 m भी निकाल सकता हूँ. Therefore student, by using Coleridge law, student, we can find the limiting molar conductivity of any electrolyte, both strong and weak. स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए हम निकाल सकते हैं. बोलो यस और नो. और अल्फा जो है हमारा वो लैम्डा m बाई लैम्डा 0 m बन गया. और Ka की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. तो ये सारी चीजें हम निकालने में कामयाब हो जाएंगे यूजिंग द कोलरिज लॉ. बोलो सही है या गलत है? समझ में आया? बोलो यस और नो. कोई डाउट? कोई डाउट है? बोलो. नहीं सर. तो ये फार्मूला खत्म हो गया और इस तरह से ये पार्ट भी खत्म हुआ. अब इसके कुछ क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए इस पे मैंने ज्यादा समय दिया है. आप इनको समझ लीजिए, इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएंगे. फिर मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट क्लास में. ओके बाय बाय. और फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स.